बेटा क्विकली शुरू करते हैं हम। क्वेश्चंस किए हमने कुछ, वीबीटी पे या नहीं किए। सर क्वेश्चन आंसर्स तो हम करते ही नहीं, बस पढ़ लेते हैं, वो भी जबरदस्ती। सर डाउट था सर, मैंने वीडियो से समझ गया था आपके। क्या बेटा? सर डाउट था थोड़ा सर, मैंने सर पहले के वीडियो से समझ लिया था। अच्छा बेटा, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो बेटा करो सॉल्व, और क्वेश्चंस वगैरह हो तो मुझे सेंड करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। द नेक्स्ट थ्योरी विच वी आर गोइंग टू सी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है सर हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बता दो एक बार वापस। कौन सी ट्रिक बेटा? सर हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक कैसे निकालते थे? किसी का भी जैसे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर। बेटा नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ के हाइब्रिडाइजेशन में तो अंतर है। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर से डायरेक्ट काम हो जाएगा हमारा, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब वैसे हम पूछ रहे हैं ना, मैं तो खुद दिमाग में नहीं आ रहा मुझे तो। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एक बार सोचने तो दिमाग में आ जाए तो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं बेटा, किसी को रिमेम्बर है क्या? क्योंकि मुझे बेटा इनऑर्गेनिक का टाइम बहुत हो गया, 11th का तो बताए हुए भी। लेट जस्ट मी थिंक, CO2 आ रहा है बेटा ना। अच्छा ये तो हम डायरेक्ट वैसे करते थे ना बेटा, बॉन्ड पेयर निकालते थे, नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर निकालते थे, हाँ थोड़ा बहुत याद आ गया, और टोटल निकालते थे, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता था। फॉर एग्जाम्पल बेटा सी एक छोटी सी ट्रिक होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल CO2 का एग्जाम्पल ले लो, तो CO2 का जब स्ट्रक्चर जैसे बनाएंगे बेटा तो इस तरह से बनेगा, और ऑक्सीजन पे इस तरह से अपने पास में लॉन पेयर वाले हैं। तो सिंपली हम बात करें तो सेंट्रल एटम इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको ध्यान देंगे हम। तो बेटा कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड पेयर में हम हमारे पास में मेनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने वाले हैं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 2। दो। बस लोन पेयर कार्बन पे 0, तो टोटल नंबर 2 आया। अब 2 को सेटिस्फाई करने वाला नंबर है। इसी तरह और देखो, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। मान लो हम बात करें BF3, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं तो उसको देखो। बस बेटा ये सिचुएशन है, बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? तो आंसर है 3, 3। और लोन पेयर कितने हैं? 0, तो टोटल नंबर आया 3। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और देखो जरा XeF4, तो बेटा जिनोन का बॉन्ड है, Xe के पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा 4। बेटा देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, या वैसे नॉर्मल समझो 4 बॉन्ड बने, फ्लोरीन एक बना सकता है, और 2 लोन पेयर बच गए, तो 4 बॉन्ड लोन पेयर हो गए 2, टोटल 6, तो 6 तक चलो। sp3 4 हो गए, D2। आया क्या दिमाग में? फिर दूसरे भी तो थे फिर। बेटा दूसरी तो मुझे पता नहीं, मैं तो इसे सोल्व करता हूँ, आपको हो सकता है मैम ने सिखाई हो, मुझे तो ये शायद पता से है। याद नहीं आ रही होगी। कोई बात नहीं बेटा, वो बाद में कभी सीख लेना, बाकी इससे काम हो जाता है, मतलब मुझे ये याद रहती है, इसलिए थोड़ा दिमाग पे जोर डाला तो याद आ गया। वैसे बढ़िया है ना, आसान सर तरीका एक है और बहुत। थी ना वो डिवाइड। बेटा वो मुझे नहीं हाँ पता, सर, हाफ करके कुछ। अरे वो मुझे नहीं पता बट ये भी है एक ट्रिक जो मुझे पता है, तो इससे काम चल जाता है, और बच्चों को भी आइडिया तो बेटा देखो कितना आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। मेक सेंस? अरे सिंपल चीजों का बहुत आसानी से निकल जाता है बेटा इससे भी। चलो पढ़ाई करते हैं अभी हम, अपना आगे बढ़ाते हैं बेटा कहानी को।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम बेटा वीबीटी देख चुके। वीबीटी बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। आपको क्या ध्यान रखना था, स्ट्रॉन्ग आता है तो वो जाके बोलेगा जगह खाली करो, तो वो जगह खाली कर देंगे, और वीक आएगा तो जगह खाली नहीं करेंगे। तो इससे जब जगह खाली कर देंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जगह खाली नहीं करेंगे तो हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर के केस में आपका D2sp3 या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता था, वहां पे sp3D2 या sp3 होता था। आई होप ये सारा रिमेंबर है हमें। तो फटाफट से बेटा आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच मैथी एंड वेन लेक। तो ये दो साइंटिस्ट और वगैरह, तो इनका नाम याद रखने की कोई नीड नहीं है। इन 1952 applied this theory to coordination compounds. In this theory, ligands are treated as point charges in case of anions and dipole in case of neutral molecules. बेटा सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यस सर। सर ढंग से आ रही है सर, बिल्कुल। यस सर, मेरे को भी क्लियर आ रही है। सर क्लियर है बिल्कुल। एक बार वापस बेटा देखते हैं ना, तो वापस ट्राई करो फिर बताना। सो यहां से काम कीजिए बेटा। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायन, मतलब यदि नेगेटिव लिगेंड टाइप से है तो, एंड डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ट्रूली स्पीकिंग ये भी बहुत ज्यादा काम का नहीं आता। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिया जाता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, 5 ऑर्बिटल्स तीन होते हैं, dxy dyj dz आर ओरिएंटेड इन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया था और शेप्स भी बनवा दी थी। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में होते हैं और T2g ऑर्बिटल बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर, वी कॉल देम T2g ऑर्बिटल्स। ये इंपॉर्टेंट नामकरण है बेटा, कुछ नाम कर दिया। इसी तरह द अदर टू ऑर्बिटल्स dx square minus y square and dz square are oriented along xy axis are called EG orbitals। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Are we good? बेटा बेसिक बात समझ रहे हैं? सिंपल बात समझो कि ये तो एक मान लिया गया कि ट्रीट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा भी बताएंगे हम बेटा। बट क्या ये हम पिछली क्लास में बता चुका कि ये होता है बिटवीन एक्सेस, और इवन इन शेप भी बना चुके हैं हम प्रीवियस क्लास में। तो ये आई होप हम लिख चुके हैं। जस्ट फटाफट से बेटा एक पॉइंट लिख लो, हमें पूछा जाए तो काम का कि दिस इज ऑल्सो यूजफुल। तो जस्ट एक पॉइंट लिख लो कि कैसे ट्रीट किया जाता है। और डी ऑर्बिटल्स को हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं। शॉर्ट में बस लिख लेना बेटा, यहां से dx कॉमा dyz कॉमा dxz या x, इनको बोला जाता है टी एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी हैव ऑलरेडी सीन द शेप्स, इनको बोला जाता है ईजी ऑर्बिटल्स। बस इतना अभी के लिए ध्यान रखो, दैट्स इट। Is it fine?
बेटो रिटर्न छोटा सा लिखना था। आगे बढ़े। यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए बेटा, अभी देखो बेटा, होता क्या है, अब ध्यान से समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे अब सारी चीजें हैं। हमने क्या बोला, लिगेंड जो है उनको पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं हम, पॉइंट चार्ज की तरह या फिर समझो डाइपोल की तरह। ठीक है बेटा। नाउ अब होगा कि इसको समझते हैं। ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स द 5 डिजेनरेट d orbitals split. Splitting of d orbitals depend on nature of the crystal field. तो बेटा ये नेचर पे डिपेंड करता है कैसे स्प्लिट होंगे। अब छोटी सी बात समझो, होता क्या है मैं समझाता हूँ। बेटा आपका कोई भी d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स एक्सेस के अलोंग कैसे होंगे, तो देखो बेटा dxy, dyz और dxz होते हैं, वो तो इन बिटवीन एक्सेस होते हैं, होते या नहीं होते? और जो दूसरे वाले हैं dx² और dj एक्सेस होते हैं। मुझे एक बात बताओ, यदि लिगेंड इन बिटवीन एक्सेस आए तो कौन से ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन होगा? थिंक अबाउट इट। यदि लिगेंड इन बिटवीन एक्सेस आ रहे हैं तो कौन से ऑर्बिटल्स को रिपल्शन ज्यादा होगा? उनकी वजह से जो इन बिटवीन एक्सेस है। अरे कॉमन सेंस ना, कोई जिस तरफ तुम हो और उसी तरफ से कोई जाना चाहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं होगा क्या? हे भगवान, कैसे रिएक्ट दे रहे हो? अरे बेटा ऐसे समझो, लिगेंड्स को गुजरना है और बीच में ये है जिस रास्ते पे, तो क्या इनको रिपल्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते पे तो होगा और इनको कम होगा। इसलिए सपोज करो जब अलोंग एक्सिस लिगेंड आएंगे, लिगेंड अलोंग एक्सिस यदि आते हैं तो किसको ज्यादा रिपल्शन होगा? इनको। इस तरह वाले को। तो बेटा क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड किस तरह से आ रहे हैं, इनका रिपल्शन लेवल अलग हो जाता है, तो इनकी एनर्जी भी अलग तरह से चेंज हो जाती है और स्प्लिट हो जाता है बेटा। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आल्सो। वापस से समझिए क्या हुआ। सपोज करो बेटा, एक ध्यान देना, यहाँ पे दो इनकी एनर्जी सेम थी। सपोज करना कि इसको बेटा सडनली तुमने एनर्जी ड्रिंक पिला दी और इसको थोड़ा एनर्जी इससे ले ली किसी काम से, कैन वी से कि इसकी एनर्जी आपको, समझो इसको एनर्जी ड्रिंक पिला दी और ये थोड़ा सा एनर्जी रहेगा, इसकी थोड़ी एनर्जी ले ली, तो आर यू गेटिंग इस बेसिक एग्जांपल से? तो होता क्या है, जिस तरफ लिगेंड आता है बेटा, ऐसा समझो वो इनको रिपेल कर करके दूर भगा देता है, मतलब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि इनको अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं मिल रहा, तो इनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इनकी बढ़ जाती है, मतलब जिस भी तरफ लिगेंड आए। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स है, सी बेटा दिस लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। नेचर कैसे, कि किस तरफ से कौन आ रहा है, तो ये और धीरे धीरे समझ में आएगा। नाउ द एनर्जी डिफरेंस बाय बिटवीन T2G एंड EG लेवल इज डेजिग्नेटेड बाय डेल्टा सिंबल एंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये टेंशन मत करो, यदि सारा प्रैक्टिकल डेटा से समझेंगे, बट एक समझो थोड़ा सा कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है, ये 3 का सेट एक तरफ और ये 2 का सेट एक तरफ। अब कौन बेटा एनर्जी में ऊपर जाएगा, कौन नीचे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है बेटा। नाउ सी, by using spectroscopic data for a number of coordination compounds having the same metal but ions with different ligand, the crystal field splitting for each ligand has been calculated. A series in which ligands are arranged in order of increasing magnitude of crystal field splitting is called spectrochemical series. बेटा ये मत लिखना यहाँ से यहाँ तक का, केवल यहाँ से मैं जो यहाँ इस पैराग्राफ में अंडरलाइन कर रहा हूँ केवल वो लिखना। ठीक है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, इतना लिखना है, मतलब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, केवल इतना लिखना है, वो मत लिखना बेटा कैसे कैलकुलेट किया गया, इट इज ऑफ नो यूजफुल। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिगेंड्स को उनके स्ट्रेंथ में जमाना। याद करो मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था,
डोनर ग्रेटर देन ऑक्सीजन डोनर ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन आता था, ऑक्सीजन और ग्रेटर देन फ्लोरीन, याद आ रहा है क्या? और इनको लगभग लगभग हम स्ट्रॉन्ग बोल देते थे, एक ट्रिक और वीक बोल देते थे। अब ये एक मैंने बोला था कि तुम्हें याद है, ये कैसे पता चलती है? ये स्प्लिटिंग एनर्जी बेटा, जो लिगेंड सबसे ज्यादा एनर्जी में चेंज लाता है वो उतना पावरफुल, मतलब जिसने इनको एनर्जी में बहुत दूर खदेड़ दिया मतलब उतना ही पावरफुल था। बात समझ में आ रही है ना? तो इस एनर्जी को कैलकुलेट कर करके हमने इनको ऑर्डर में जमा दिया। बेटा देखो, सबसे पहले CO कार्बोनिल लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर साइनाइड, फिर यहाँ पे EN, फिर NH3, फिर EDTA, फिर NCS, फिर H2O, C2 ऑब्जेक्ट माइनस F माइनस H2 माइनस Cl माइनस SCN माइनस Br माइनस I माइनस। तो इस तरह से सीरीज है। कुछ कुछ यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे लगे हमें कि सर यहाँ पे तो जैसे ऑक्सीजन फैमिली नाइट्रोजन का टाइप का दूर दिख रहा है या पास दिख रहा है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैक्सिमम जगह तो यही आता है, तो इसको याद करना है। हाँ, बट लोअर प्रायोरिटी पे रखो इसको, क्योंकि मैक्सिमम जगह बिना काम चल जाता है। 90% इवन मोर देन 95% में इससे काम चल जाता है बेटा। बस कहीं कुछ स्पेसिफिक फंसा देंगे बोर्ड वाले, तभी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा लोअर प्रायोरिटी पे रखिए इसको याद करने को। इसको याद तो करे बट बाद में करे, पहले और चीजें हो जाए तब। आर वी गुड? क्या यहाँ तक मैं मान लूं बात समझ में आ गई? सर लिगेंड्स जिस तरफ जाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। नहीं बेटा, लिगेंड्स की एनर्जी कम नहीं होती, इनकी एनर्जी में चेंज आता है। ये बेटा ऐसे समझ कि जैसे कि एक्सिस की तरफ ये लोग है ना, इन बिटवीन एक्सिस। अब जिस रास्ते पे तुम खो और उसी रास्ते पे कोई और आएगा तो तुम्हें डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यस सर। बिल्कुल प्रैक्टिकल Yes, लाइफ sir. से रिलेट करता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। सपोज करो कि तुम यहाँ पे जगह लेके बैठे थे, ऐसे तुम जगह लेके बैठे इस तरफ, और कोई आके तुम्हें इस जगह से हटाना चाहता है, तुम नॉर्मली हट जाओगे क्या? नहीं हटते हो। तुम बेटा थोड़ी सी फाइटिंग करोगे उससे, और फाइटिंग करते हो तो तुम्हें पता है ये एनर्जी लेवल ज्यादा हो ही जाता है, ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हो। कभी फाइट करते हो तो, या ग्राउंड स्टेट में ही रहते हो? अरे होता है, नेचुरल है ये बहुत। तो सर एनर्जी ज्यादा हो जाती है। Correct, हाँ sir. Yes, sir. बेटा, इनकी एनर्जी तो बढ़ जाती है और इनकी कम होती है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेटिव लगता है। तो कुछ लोगों की एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ की कम हो जाती है। अभी सीखेंगे, इसी पे सारी चर्चा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही है कि कैसे एनर्जी कम ज्यादा होती है, हमें यही सीखना है। बट क्या इतनी बात समझ आ गई हमें? सर जो रेसिस्ट करता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। अरे जिसकी तरफ जाती है बेटा, जिसकी तरफ लिगेंड जाता है उनकी बढ़ जाती है, और जो दूसरा सेट है उसकी कम हो जाती है। अरे अभी ये सारा बाकी बचा है बेटा, पूरा यही पढ़ना है, किसकी बढ़ती है किसकी कम होती है, कब इसकी बढ़ेगी कब इसकी बढ़ेगी, कब इसकी कम होगी कब इसकी कम होगी, वही सब पढ़ना है अभी। बट बेसिक क्या समझाना चाह रहे हैं बेटा, स्प्लिटिंग कैसे होती है, बस थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम। समझ में आई क्या बात? अरे भी आया और समझ में? पहले क्या 5d ऑर्बिटल होते हैं पता है? Yes. हाँ, तो ये पॉइंट जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ का 3 पॉइंट लिखो जल्दी से, फटाफट ये 3 पॉइंट लिख लो। अभी ये सारा समझ में आएगा टूटते कैसे हैं। डू नॉट वरी अबाउट स्प्लिटिंग, वो पूरा पेंडिंग है, वही तो सीखना है इस थ्योरी में, और कुछ सीखना ही नहीं है।
तो इसके ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लेना CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ब्रैकेट में लिख लेना CFSE। आगे से इसको शॉर्ट ही लिखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। डन। हो गया क्या बेटा? सर डन। बेटा लिखने की स्पीड फास्ट रखा करो। चलो देखो बेटा, अब बेटा दोनों चीजें सीखनी है हमें। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा। सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी सेपरेशन डिनोटेड बाय डेल्टा O। तो बेटा ये CFSE ही है, वेयर सबस्क्रिप्ट O, दिस इज O बेटा, नोट यो। सबस्क्रिप्ट O इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज 6 ligands approach the central metal ion along the axis of dx square minus y square and daj square orbitals। तो आप खुद से बताओ, ये अब याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि ऑक्टाहेड्रल में किधर आते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए बेटा, हम ये बिना पता नहीं कर पाएंगे। तो मुझे खुद को बताओ किसकी एनर्जी इंक्रीज होगी? अरे 5d ऑर्बिटल्स में से किनकी एनर्जी बढ़ेगी? सर dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इन दोनों की बेटा। बेटा कॉमन सेंस में फिर से समझा रहा हूं, Yes, sir. यहाँ पे 5 लोग रहने वाले हैं, लेट से 3 लोग ऐसे एक साथ रहते हैं और 2 लोग ऐसे अलग जगह पे रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कोई इनकी तरफ बढ़त के चला आ रहा है, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी कि इनकी? ऑब्वियस बात है ना बेटा, जिनकी तरफ को रिपल्शन होगा तो इनकी एनर्जी में चेंज आएगा, और कोई इनकी तरफ आ रहा है तो इनका। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तब बेटा किसकी एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा, या कौन जिसकी तरफ आ रहा है लिगेंड। सो 6 ligands approach the central metal ion along axis of dx square y square and dz square। तो इनकी तरफ आता है तो इनकी एनर्जी में भी चेंज ज्यादा होता है बेटा, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या?
हाँ नहीं। Yes. तो बेटा एक बार इसको किससे? होल्ड करो, मैं अब बताता हूँ स्प्लिटिंग होती कैसे है। सी हियर, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटू। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। मेटल या डी ऑर्बिटल्स बेटा ऐसे रखे हुए, उनकी एवरेज एनर्जी लिखी गई, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो मतलब नॉर्मली इसकी एवरेज एनर्जी कितनी है सबकी, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी इतनी है। बट अब के बार क्या हुए, लिगेंड्स अप्रोच किए। तो लिगेंड अप्रोच करने से क्या होगा बताओ, किसकी एनर्जी इंक्रीज होगी? सर कहाँ पे अप्रोच करें? लिगेंड्स, ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स अप्रोच, इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी पांचों में से। dz square और dx dx square स्क्वायर। तो determine देखो के बेटा इन पांचों में से दो तो एनर्जी बढ़ गए, और तीन, अब सिंस टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी का न तो लॉस होता है बेटा, गेन होती है। तो इनकी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई, तो इनकी एनर्जी में बेटा घटोतरी हो गई है, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। यदि इनकी इंक्रीज हुई तो टोटल एनर्जी एवरेज वही रहेगी। तो जो इनके बीच एनर्जी का गैप आ गया, इनके बीच में एनर्जी का गैप है बेटा, इस एनर्जी के गैप को बोला जाता है डेल्टा ओ, मतलब सीएफएस है ये, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओ क्या कहता है, स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्या अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कैसे तोड़ते हैं? हाँ नहीं। yes sir अब बेटा देखो, थोड़ी आपके थोड़ी से आपके पास में वापस समझते हैं, ये एवरेज एनर्जी थी। इवन इसको नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, तुम तो यहाँ से दिमाग लगाओ। दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उन पांच में से क्या होगा बेटा, जिसकी तरफ भी लिगेंड आएगा वो ऊपर चले जाएंगे। अब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड आता है इन तरफ, इनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इनका डिक्रीज हो जाएगा। क्या अब समझ आ रहा है? yes sir बिल्कुल कॉमन yes बात। sir अच्छा बेटा ध्यान दो, ये तो दो लोग हैं, तीन लोग हैं, तो डेल्टा का चेंज इस तरह से होना चाहिए कि नेट जीरो हो जाए। ये डेल्टा टोटल डिफरेंस है, बट ये चेंज ऐसा होना चाहिए कि नेट जीरो हो जाए। तो हम बोलते हैं इधर जो है 3/5 हिस्सा जाएगा और इधर 2/5 हिस्सा जाएगा। ऐसा कैसे बेटा, देखो 3/5 इंटू 2, 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6/2 प्लस का, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। 2/5 को कितने कितने ऑर्बिटल की डिक्रीज हुई है? 3 3 माइनस का 6/5। तो क्या जितना इंक्रीमेंट उतना इंक्रीमेंट, yes sir तो नेट मतलब कंजर्व रह रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे 2 की तरफ 3/5 का फैक्टर और 3 की तरफ 2/5 का फैक्टर, वो थोड़ा उल्टा फैक्टर है। लगता है 3 की तरफ 3/5 या 2 की तरफ, नहीं, उल्टा फैक्टर है ताकि हमारा टोटल कंजर्व रह जाए। इस तरह से बेटा इसको किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है हमें। दिमाग में आ रही है बातें? हाँ नहीं। yes sir बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तभी हमें फायदा मिलेगा बेटू। अब मैं वापस इधर देखो कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं बेटा, कि यदि ऐसा होता है, दिस इंप्लाइज एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन ऑफ एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल्स। बेटा Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी से बढ़ जाती है, ठीक है ना। और हम बोलते हैं Eg ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीज बाई 3/5 डेल्टा एंड T2G ऑर्बिटल एनर्जी डिक्रीज बाई 2/5 डेल्टा। क्या बात समझ में आ गई हमें? क्या बेटा समझ आ रहा है? स्प्लिटिंग yes थोड़ा sir थोड़ा दिमाग में जा yes रही sir है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें नहीं उतना बैठ रहा, बिल्कुल बेसिक है। हमें ये ध्यान रखो, ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स इन दो की तरफ आते हैं, तो इन दो की एनर्जी बढ़ गई, 3 की कम हो गई। टेट्राहेड्रल में तुम देखोगे कि उन तीनों की तरफ आते हैं, तो उन तीनों की एनर्जी बढ़ानी है और 2 की घटानी है, दैट्स इट।
तो फटाफट से इसको लिखो यहाँ से, जल्दी से नोट करो इस। और इसका डायग्राम बेटा जो पीछे बना हुआ है वो मत बनाओ, जो मैं बता रहा हूँ वो बना लो। ऐसे 5 d ऑर्बिटल्स बनाओ, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल, उसके बाद ऑर्बिटल बना दो, लेट्स नेम देम Eg, और 3 ऑर्बिटल नीचे कर दो, लेट्स नेम देम T2G। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा बेटा डेल्टा O, दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी 3/5 डेल्टा O एंड दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी 2/5 डेल्टा O। इस तरह से बस बना लो डायग्राम को सिंपली बेटा, ऐसा सिंपल सा डायग्राम बना लो। और बेटा यहाँ पे लिख देना, नीचे जगह नहीं है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पास लिख देना d orbitals after splitting। इस तरह से क्योंकि हमारे वर्किंग डायग्राम यही काम में आता है, वो लाइनें लाइनें काम नहीं है 5। अभी हम जब सवाल करेंगे उनमें ऐसा डायग्राम बनाएंगे, तो आप ऐसा डायग्राम बनाना सीखो, ऑर्बिटल डायग्राम। Is it done? Okay. So done. बेटा लिख लिया, आगे Yes, बढ़ो, चलो।
अभी देखो बेटा, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो पहले लिया था, आपको ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी समझाने के लिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, NH6 3+। साइड बाई एग्जाम्पल का हम कवर करेंगे COF6 3-। याद हो तो दोनों हम ऑलरेडी देख चुके, कौन सी थ्योरी में? VBT में। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो होता क्या है बेटू, ध्यान से समझिए। समझने की बात यह है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड गेंड होगा बेटा, वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस बड़ा होगा, मतलब डेल्टा ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है बेटा, तो एफ होती है, चार्ज होती है। मतलब पहले एक बार के लिए ब्रेकिंग तो कर देते हैं। देखो बेटू, तो ब्रेकिंग करते हैं हम। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? कोबाल्ट 3+ में है 3d6 यस सर। तो पहले नॉर्मल ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा बनेगा कि नहीं? d ऑर्बिटल्स विदाउट क्रिस्टल फील्ड। अब बताओ बेटा, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऊपर कौन जाएगा एनर्जी में? क्या दो ऊपर जाएंगे Eg, और नीचे कौन रहेगा? T2G। वही बाकी सब चीजें बेटा, इनका कुछ डेटा वगैरह होगा, उनको बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया है बेटू। टोटल को डेल्टा ओ बोल दो इस वाले के लिए, इसकी डेल्टा ओ कुछ होगी। अब बेटा देखो होता क्या है, ध्यान से समझो। मैं आपको एक इसको समझाने के लिए, थ्योरी को समझाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत बेसिक सा। सपोज करो बेटा कि इन 6 लोगों को, जो पहले किसी जगह पे रह रहे थे, इनको उस घर वाले ने निकाल दिया और इनको दूसरी जगह आके रहना है, और इनके पास ये 5 रूम की चॉइस है। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो सिखा रहा हूं। अब बेटा ध्यान से देखना कि इन 5 के रहने के लिए पहली चॉइस ये है, मतलब ये मान लो इनको यहाँ पे किसी में पढ़ने के लिए जाना, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है बेटा, यहाँ ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो और इसकी इससे दूरी कम और इससे दूरी ज्यादा है, तो बताओ कौन? ये पहली बात तो दूरी के हिसाब से कहाँ रहना पसंद करेंगे? T2G में, जिधर कम है। पहली बात। अच्छा दूसरी एक और बात सोचो बेटा, बेटा इन 3 रूम में हर रूम की ऑक्यूपेंसी 2 है, बट ओनर बोलता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, और उसने ये बोला कि जो यदि इंडिविजुअल रहेगा तो उसको 2500 रुपए देने पड़ेंगे रहने के। ओनर ने ये बोला कि इंडिविजुअल पर्सन को 2500 रुपए देने पड़ेंगे रहने के। और यहाँ का क्या, थोड़ा सीरियस है, थोड़ा सा हाई एनर्जी पे है, थोड़ा हिल विल पे है, तो हो सकता है कुछ लोग प्रिफर करें, बट फिर भी एक नॉर्मल टेंडेंसी में प्रिफर कम करते हैं। बट यहाँ के ओनर ने पैसे भी ज्यादा रख रखे हैं कि एक पर्सन के रहने के लिए यहाँ पे 3000 रुपए देने पड़ेंगे, और ये दूर भी है यहाँ से थोड़ा। बेटा देखो थोड़े हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स मत लाना, बिल्कुल प्रैक्टिकल थोड़ा सोच के करेंगे तो पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कभी न भूलने के जैसे, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेटा टेक्निकल टर्म्स में। अब मुझे बताओ कि इन 6 लोगों में से 3 लोग, पहला पर्सन यहां पहुंचा, वो कहां रहना प्रिफर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 25 लग रहे पास है, तो ये पर्सन यहां पे रह जाएगा। दूसरा पर्सन आया, अब दूसरा पर्सन आया तो बेटा उसके पास ऑप्शन था या तो इसके साथ मिलके रहे या खाली जगह है। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, मिलके रहेगा तो पैसे तो कम हो जाएंगे मिलके रहने के, क्योंकि पैसे बढ़ जाएंगे, बट जब खाली जगह है तो ये सोचेगा क्यों मिलके रहूं, 2500 रुपए लग रहे हैं। अच्छा ये मिलके रहते हैं, यदि लोग मान लो 2 लोग मिलके रहते हैं, मतलब पर्सन इन रूम रहते हैं, तो सपोज करो एक पर्सन से 2 चार्ज है वो, फिर पानी वानी और सबका खर्चा, मान लो खाने पीने का खर्चा बढ़ गया। तो दूसरा पर्सन आया, वो बोला 500 रुपए तो ज्यादा लग रहे हैं, रह गया यहाँ। तीसरा पर्सन आया, वो भी आ गया।
अब बेटा ध्यान दो, चौथा पर्सन आया, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इंडिविजुअल रूम सेलेक्ट करें या इनके साथ में कंबाइंड रह जाए। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? यस चौथे पर्सन के पास क्या चॉइस है, या तो वो अकेले का रूम देखे और या फिर बेटा वो यहाँ का रूम देखे। तब चौथे पर्सन ने यहाँ जाके पूछताछ की, उसे पता चला 3,000 रुपये लगेंगे और दूर और पड़ता है, उसका खर्चा एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा आने जाने का। अब चौथे पर्सन ने यहाँ पे किसको, इनमें से किसी एक से दोस्ती कर ली, इससे दोस्ती कर ली, मान लो लाइन बाय लाइन ही चलते हैं बेटा, इससे दोस्ती कर ली, बोला यार दोनों मिलजुल के रह लेंगे, पैसे भी कम लगेंगे, आपस में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा करके उसने दोस्ती कर ली, तो वहां पे वो आके यहाँ पे रहने लगा। अब पांचवें पर्सन का क्या होगा? सोचो जरा। वो भी दोस्ती करके वहीं रह रहा है। वो भी वही रहना प्रेफर करेगा और छठा पर्सन भी वही रहना प्रेफर करेगा। क्या कोई छह के ज्यादा बाद में कोई पर्सन है? नहीं है। तो क्या तीनों के तीनों छह लोगों का घर बन गया? तो ये तो बेटा प्रैक्टिकल, अभी इनको टर्म्स में बताऊंगा मैं, बट क्या बेसिक समझ में आया कैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को जगह दिया, घर बनाया कैसे इलेक्ट्रॉन्स का? अरे आ रहा है ना समझ में? आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब देखो बेटा, ये F6 का था, तो यहाँ पे भी 5 ऑर्बिटल बनेंगे पहले। अच्छा यहाँ पे भी कोबाल्ट 3+ ही है बेटा, तो कोबाल्ट 3+ है, तो वही 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो ऊपर 2 ऑर्बिटल जाएंगे बेटा Eg, और नीचे आपके 3 ऑर्बिटल आएंगे T2G। आपके बार बेटा डेल्टा ओ एनर्जी इसकी होगी। अब की बार देखो क्या कहानी दी हुई है, कहानी कुछ ये बोलती है कि यहाँ यदि कोई फर्स्ट पर्सन, मतलब यहाँ कोई अकेला रहता है, ध्यान से सुनना बात को, तो उसके बेटा 4,000 लग्जरियस अपार्टमेंट है थोड़े से, और यहाँ कोई पर्सन अकेला रहता है, ठीक है, तो अकेला रहने के तो यहाँ पे पैसे थोड़े ज्यादा ही है, मतलब ये समझो 4500 रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है कि यहाँ अकेला रहने का 4500 रुपए है और यहाँ अकेला रहने का 4,000 रुपए है, ठीक है। और अब के बार बेटा सिंस ये वीक लिगेंड है, तो ये सेपरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। आर यू गेटिंग इट? वीक है तो डेल्टा वो है वो कैसे बेटा लेस, मतलब होता नहीं है। अच्छा इसको भी थोड़ा इक्वलिटी अच्छा लगे तो इसको भी थोड़ा कम ले लेता हूं मैं ना, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा अजीब है। लेटेस्ट से 4,000 था क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करनी है वो चीज, तो 4,500 की जगह लेट मी टेक इट 3,800। मान लो 3,800 रुपए भी लगते हैं, और 3,800 RS लग रहे हैं यहाँ रहने के। ये थोड़ा सा दूर है इस तरह से, ऐसा समझो बेटा ये T2G है। तो ये सिचुएशन है हमारे पास में, यहाँ बेटा लेट से 4,000 रुपए लगे। अब कहानी देखो कि पहला पर्सन बेटा यहाँ आया, पहले पर्सन ने देखा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये पास पड़ेगा, लग्जीरियस भी है, पैसों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो यहाँ पे रहने लग गया। इसी तरह दूसरा भी मान लो रहने लगा, तीसरा भी रहने लगा। आपके बाद जो चौथा पर्सन आया उसको सोचने की बात है बेटा, क्या यहाँ पे 4,000 रुपए लग रहे थे, बट वो ओनर बोलता है 2 लोग रहेंगे, 3,500 रुपए लूंगा एक पर्सन से। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? आर यू गेटिंग इट? यस सर। बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अब क्या वो पर्सन जो है वो 200-300 रुपए एक्स्ट्रा देके ऊपर जाना पसंद कर लेगा यस सर। अकेला रहने के लिए? तो वो जनरली क्या करेगा, अपने रुपए देगा, तो 5वां पर्सन यहाँ, छठा पर्सन यहाँ, और फिर 7वें पर्सन मतलब छठे पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको यहीं पे रहना पड़ेगा। सो द थिंग गोज लाइक दिस, कहानी ऐसे बनती है बेटा मेरे पाप अपने पास में। तो देखोगे तो वीक के केस में ये खाली नहीं बचते, और स्ट्रॉन्ग के केस में ये खाली बच जाते हैं। तो ध्यान दो, क्या इनर डी ऑर्बिटल खाली बच गए? अरे खाली बच गए ना? यस सर। तो कैसा और कैसा बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? D2sp3,
और यहाँ कैसे बनेगा, आउटर ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। अच्छा, अब बेटा जो मैं रेंट वेंट से इसके खर्चे से बता रहा था, इनको टेक्निकल टर्म्स में नाम बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो जो ऊपर रहने का खर्चा है बेटा, उसे बोल रहे हैं हम डेल्टा। तो एक टर्म डिफाइन की जाती है पेयरिंग एनर्जी। ध्यान से समझो तो अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, भूलने की बात ही नहीं होती। व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को साथ रखने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, इसे बोलते हैं बेटा पेयरिंग एनर्जी। तो जो मैं बोल रहा था यहीं पे रह लेगा, तो वो पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी बेटा। तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस, जबकि आपकी पेयरिंग एनर्जी को बेटा मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, तो जब पेयरिंग एनर्जी ये आपकी डेल्टा ओ से ज्यादा होगी, मतलब पेयरिंग एनर्जी मतलब इसको पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इस एनर्जी से भी ज्यादा है, तो बताओ वो पेयर होना पसंद करेगा या ऊपर जाके रहना पसंद करेगा? कॉमन सेंस लगाओ। यदि पेयरिंग की एनर्जी बेटा डेल्टा ओ से ज्यादा है तो ऊपर ही सर ऊपर जाके रहना पसंद करेगा। बिल्कुल, इसका मतलब नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होती। पहले नहीं होगी बेटा, पहले वो अकेला रहेगा और फिर छठे की तो मजबूरी है बेचारे की। और सेकंड केस क्या हो जाएगा? सर अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो कर सकता है ना। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ रहने के लिए डेल्टा ओ से, तो डेल्टा ओ कम है तो क्या वो कम एनर्जी लगा के यहाँ रहना पसंद कर लेगा? ओके सर। समझ रहे बेटा, इसको कंफ्यूज मत करो। और पेयरिंग एनर्जी देखो कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब ऊपर जाने की बजाय यहाँ पे रहना पसंद कर रहे हो। पेयरिंग एनर्जी लेस है, इंप्लाइड पेयरिंग अकर्स। तो इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो बेटा पेयरिंग हो जाती है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो पेयरिंग नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। मैं वापस रिपीट करता हूं बेटा, जो मैंने एग्जांपल समझाए तो मैं समझाने के लिए सिखाया। अब इसको कैसे याद रखोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग हो जाती है, नो पेयरिंग जनरली कब गए, वीक। और पेयरिंग कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा ओ ज्यादा होती है। आपको अभी बताया जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा डेल्टा ओ उतनी ही ज्यादा होगी, तो डेल्टा ओ ज्यादा होगी तो क्या होगा? आ रहा है समझ में? यदि बेटा डेल्टा ओ ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, और वीक फील्ड लिगेंड तो डेल्टा ओ लेस होता है तो उसकी पेयरिंग नहीं होती, वो खाली रूम एंजॉय करना चाहता है। ऐसे समझे बेटा इस बात को। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डायग्राम बनाना और बॉन्डिंग करवा पाओगे, लिगेंड पता है तो। कुछ नहीं करना, ये तो कॉमन डायग्राम है, 5 डब्बे, 2 डब्बे ऊपर 3 डब्बे नीचे ऑक्टाहेड्रल में। अब भरना दिमाग लगाने का खेल है बेटा कि भरोगे कैसे। तो स्ट्रॉन्ग है तो पहले पेयर करवा दो, वीक है तो पहले पेयर मत करवाओ, ऊपर भरो पहले। थोड़ा भी दिमाग नहीं जा रहा है? यस सर। चलो यस सर। यहाँ पे बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन, नया कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है इसका। मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिखा जाता है बेटा? देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है T2G6 EG0। मतलब क्या हुआ इसका? 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा T2G ऑर्बिटल में। और यहाँ इसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिखा जाता है? देखिए सोचो आप कैसे लिखोगे, दिए समझ आया तो? T2G4 EG2। इस तरह से। मतलब क्या हुआ इसका कि T2G ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्प्लिटिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखा जाता है बेटू। तो ये पूरा स्प्लिटिंग का ब्यौरा हो गया। अपने दो ही केस होंगे बेटू, या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा। अकॉर्डिंगली अपन परफॉर्म करवा के पूरा डायग्राम स्प्लिटिंग का दिखा सकते हैं और पूरी घटना बता सकते हैं कौन से में क्या होगा। इज इट मेकिंग सेंस? तो बेटा इतना हो जाता है, समझ आता है, फटाफट से इसको लिखो जल्दी से।
राइट इट डाउन क्विकली, लिखने में फास्ट होना चाहिए। यस सर। बेटा हमें पढ़ाते समय मेरे सर ने ऐसे ही सिखाया था हमें, तो अभी तक याद रहता है। देखो मैं तो भूलता ही नहीं हूँ इसको। भूल भी जाओ तो तुरंत दिमाग में आ जाता है। स्ट्रॉन्ग वाला केस में मतलब रहने का खर्चा ज़्यादा लगेगा, ऐसे याद रखो ऊपर। तो वो पहले नीचे ही रहना पसंद कर लेता है। इज इट डन बेटा?
मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर। चलिए, अब बेटा देखो, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज, मतलब कंडीशन नंबर 4 की बात करें हम यदि तो यहाँ पे क्या ध्यान रखते हैं? अच्छा, इस लाइन को ध्यान रखो बेटा, इसका ये ज्यादा कुछ काम नहीं है। काम की बात क्या है बेटा, ये ध्यान रखो, लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड एक्सिस और अलोंग द एक्सिस बेटा, अलोंग द एक्सिस जो होते हैं। तो बेटा अलोंग द एक्सिस जाएगी तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी आपके बार में? T2G। बिल्कुल, तो एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल्स इज मोर एनर्जी ऑफ P ऑर्बिटल्स। और देखो, इन सच कॉम्प्लेक्सेज d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। मतलब क्या हुआ बेटा, डेल्टा T जो होगी हमेशा डेल्टा से कम ही होती है, ठीक है ना? डेल्टा टी इज एक्चुअली लेसर देन डेल्टा ओ, मतलब कभी भी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। कॉमन सेंस भी कहते हैं ऑक्टाहेड्रल में बेटा रिपल्शन करने वाले 6 लोग होते हैं और टेट्राहेड्रल में रिपल्शन करने वाले केवल 4 लोग होते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? अरे आ रहा है बेटा समझ? यस सर। कॉमन सेंस कि 4 लोग एक तो खदेड़ने वाले, 6 लोग बेटा धक्का मार के गिराने वाले, ऐसा समझो। एंड ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर सो लो दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, सो दीज आर हाई स्पिन। बेटा आप सबको पता है टेट्राहेड्रल, याद करो वीबीटी से। वीबीटी से बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के कॉम्पोनेंट बनते थे। एक तो बनता था आपका स्क्वायर प्लेनर, याद है क्या? और एक बनता था आपका बेटा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कब बनता था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बोले, ये होता था बेटा वीक थे, और ये बनता था स्ट्रॉन्ग। तो बेटा CFT से हम मेनली टेट्राहेड्रल को ही डील करते हैं, हम इस वाले को मेनली नहीं करते। वैसे यदि आ जाए कभी डील करो तो हम उसी तरह करेंगे जैसे ऑक्टाहेड्रल को किया था हमने, कि यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे फिर। बट एक्चुअली हम डील नहीं करते, हम मेनली वीक और टेट्राहेड्रल के केसेज को ही डील करते हैं। बाकी यदि आ जाए तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो क्या करवाना है, पहले पेयरिंग करवा देनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा देखो, टेट्राहेड्रल वीक, सर क्या रिसीव अ कॉल? हाँ बेटा, टेट्राहेड्रल वीक फील्ड के साथ ही बनता है और इसलिए टेट्राहेड्रल की ही मेनली क्रिस्टल फील्ड में स्टडी की जाती है। बट यदि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड दे दे और बोले कि नहीं तुम तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बनाओ इसकी, तो हम बना देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल का सोच के बनाते थे कि पेयरिंग करवा देते, उसी तरह से। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फटाफट से इन पॉइंट्स को लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। इसके जो कट कर दिया उसको लिखने की नीड नहीं है, जस्ट राइट दिस पॉइंट, क्विकली लिखो फटाफट। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका बेटा, लिखने में फास्ट होना चाहिए हम।
डन बेटा। क्विकली रेस्पॉन्ड करो बेटू। यस सर। यस सर। लिख लिया, चलो। अब बेटा देखो, इसका भी ऐसा डायग्राम बनता है कि 5 थे, 5 में से अब के बाद 3 ऊपर जाते हैं। देखो T2G, तो 3 ऊपर गए तो वो 2/5 का फैक्टर ऊपर गए अब के बार, और 3/5 का नीचे। इसको भी बेटा जैसे हमने पिछले बार बनाया था वैसे ही बनाओ आप। ये वाला डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ जो मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वर्किंग डायग्राम यही होता है। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसमें से बेटा ऊपर जाएंगे 3 और 2 नीचे आएंगे, तो टोटल को बोलते हैं डेल्टा टी, और इसके बीच से इस तरफ के पार्ट बोलेंगे 2/5 डेल्टा टी, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे बेटा 3/5 डेल्टा टी। इनको बोला जाएगा T2G और इनको बोला जाएगा EG। और ये कब हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लिख लो बेटा यहाँ, इसके नीचे ये लिख लेना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। बात तो समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से अब स्प्लिटिंग वगैरह क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो होते हैं वो अलोंग एक्सिस जाते हैं, तो एक्सिस मतलब इन बिटवीन एक्सिस जाते हैं बेटा। सॉरी, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया था। हाँ सॉरी बेटा, इसको चेंज करो प्लीज, चेंज इट। और ये किसी ने बोला भी नहीं। अरे ये तो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं ना 3 ऑर्बिटल। नहीं याद आया? अरे dxy yz और dzx या zx तो इन बिटवीन एक्सेस होते हैं ना, सो लिगेंड्स अप्रोच इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। प्लीज चेंज इट। जल्दी जल्दी में तुम्हारे दिमाग में नहीं लगाया, लिख भी लिया और ध्यान भी नहीं लगाया कि सर ये पिछले वाले में लिखा था। चेंज देयर स्टेटमेंट। अच्छा अभी याद आ गया। गुड। बेटा कर ली लाइन चेंज? यस। चलो, तो अब ये छोटा सा है, तो बेटा उसकी वजह से T2G ऊपर EG नीचे, तो ये छोटा सा डायग्राम बना लो और ये लिख लेना कि क्रिस्टल फील्ड की इसमें ऐसे स्प्लिटिंग होगी। डन। आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा, अभी एक क्वेश्चन करो आप फटाफट से। COCl4 माइनस, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। शो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, इस तरह से बेटा क्वेश्चन आ जाता है। सो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो खुद से सोच के देखे, बनाना की कोशिश करो कैसे बनेगा। हिंट में दे देता हूं, ऐसे 5 ऑर्बिटल बनाओ। पहले इसका मैं वो भी मैं देता हूँ, कोबाल्ट 3+ 6 है। अब इसके आगे तुम करो, ऊपर कौन जाएंगे, नीचे कौन जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा। टूटने के बाद, पहले नहीं, स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। बी क्विक।
और स्प्लिटिंग करो तो बेटे ये सब लिखना है कि ये एवरेज एनर्जी, और यहाँ पे वही स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड ऑफ टेट्राहेड्रल, वो जो भी हम लिखते हैं ना 2 लाइन ये जो पीछे लिखी थी, लिखने की याद, ये सब लिखना है तुम्हें जब स्प्लिट करते हो तो, तब पूरा डायग्राम माना जाएगा वो प्रॉपर। बन गया क्या? बनाऊं मैं? यस सर। तो ले लो 1 मिनट और ले लो बेटा, फिर बनाओ। बताओ बेटा इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, क्या सही है? यस सर। अब इन 6 लोग नए घर ढूंढेंगे, तो पहला यहाँ पे आके रहेगा, दूसरा भी यहाँ आके रहेगा, तीसरे का क्या होगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। वीक भी है, टेट्राहेड्रल है, हाई स्पिनी बनना है, ये एनर्जी बहुत कम होती है, तो ऊपर जाएगा। चौथा भी क्या होगा? खाली ऊपर जगह। जाएगा। और पांचवा भी पहले खाली जगह में रहेगा। और 6th वाले के पास ऑप्शन नहीं है बेचारे के पास, तो वो यहाँ रहेगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Eg3 T2G3। हाँ, तो बेटा चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बाद में लिखने का, T2G3 Eg3, चाहे तो Eg पहले लिख दे, समझ आना चाहिए हमें। सो वी कैन राइट लाइक दिस। क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा बेसिक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको इस तरह का आता है डिपिक्ट करने का, बता देंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जरा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। बहुत बढ़िया, 4। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोले तो √10n+2, 24 √24 4 × 6, √24। गुड। तो ऐसे बेटा इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताओ कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। गेटिंग इट? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमसे CFT पे भी। मेरे ख्याल से बना पा रहे बेटा? देखो बहुत आसान है, तुम थोड़े से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब 3-4 के डायग्राम तुम बना लोगे प्रॉपरली। बुक में अपने खूब सारे हैं, 2-2 3-3 डायग्राम भी आप बना लोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। आई होप दिस इज डन। यस सर। चलिए बेटा, यस सर। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेटा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो VBT थी वो कलर के बारे में नहीं बता पाती थी, बट जो CFT है उससे कलर का पता चलता है। इट एक्सप्लेन्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द CFT थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कैसे? The crystal field theory attributes the color of the coordination compound to DD transition of the electron. Very important बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे पोर्शन भी। ये वर्ड जो आता है DD ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या है पहले समझाता हूँ। DD ट्रांजिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बेटा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से बेटा कभी कभी हो सकता है एनर्जी ज्यादा मिल गई तो यहाँ पे ट्रांजिट कर सकता है, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी कभी ट्रांजिट करता है खाली जगह वगैरह में। मेरी बातें समझ आ रही है क्या? आर यू गेटिंग इट?
यस सर। बेटा देखो यहाँ क्या 3 लोगों के रहने की जगह है, सर। तो कभी कभी यदि एनर्जी रिसीव करने से मान लो इस सब्सटेंस पे एनर्जी गिरी कॉम्प्लेक्स पे, और उस एनर्जी गिरती रहती है, चारों तरफ से होती है बेटा, तो यदि ये डी में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं आपस में बेटा, देखो ये भी ऑर्बिटल का पार्ट है, ये भी, इसलिए इसको डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं कि वहां से यहाँ से यहाँ, ऐसे इनका ट्रांजिशन होते रहता है। तो जब ये ट्रांजिशन होता है तो उस ट्रांजिशन के कोरिस्पॉन्डिंग बेटा एनर्जी का रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होती है तो आपको पता है एनर्जी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। यहाँ से हम बिटू लेमडा यदि निकाले और ये लेमडा यदि विजिबल रेंज में आ जाए तो हम बोलते हैं कल कॉम्प्लेक्स का कलर दिख रहा है। तो कलर होने का कारण आपसे सिंगल लाइन में पूछा जाए तो दैट इज द डी ट्रांजिशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या डी ट्रांजिशन ऐसे किसी सब्सटेंस में हो सकता है जिसमें पूरे के पूरे फील्ड अप हो, ये मतलब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो? नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है Zn2+ यदि बन रहा है तो कभी भी कलर दिखाएगा ही नहीं। दिखा सकता है क्या? Zn2+ इज 3d10, तुम कैसे स्प्लिटिंग करवा लो, 10 के 10 भरे रहेंगे। आर यू गेटिंग इट? यस यस सर। हाँ यस सर। तो देखो बेटा अब यहाँ पे इट मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g लेवल टू द हायर Eg level which accompanies the absorption of light in visible spectrum in the absence of ligand crystal field splitting does not occur and hence substance is colorless। तो बेटा क्या होता है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो द कलर बेटा, कुछ एक्सेप्शन जैसा मैंने बताया कि 2+ में कोऑर्डिनेशन बन रहा है तो वो नहीं दिखाएगा, जैसे क्यों? क्योंकि वहां डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है बेटा। अच्छा कुछ उसके अलावा भी कलर दिखाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा। एक बार आप अपनी उसमें करना ICSE में, सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, आई हैव चेक, और बोर्ड का भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। वी कॉल इट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां पे डी ट्रांजिशन नहीं होता तो भी कलर विजिबल होता है, बट ये अपने को इस लेवल पे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। जा रहा है दिमाग में? तो बेटा जब ट्रांजिशन होता है आपका लोअर लेवल ऑर्बिटल से हायर लेवल तक, अब देखो ये T2g से Eg ऑक्टाहेड्रल को कंसीडर करते हुए लिखा गया है बेटा यहाँ, बट एक्चुअल में लोअर से हायर या हायर से लोअर वाला ध्यान रखो, लोअर से हायर जाता है और फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपका कलर वगैरह आता है। तो इस केस में टेट्राहेड्रल वगैरह के केस में वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, Eg से T2g हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में ये नहीं याद रखना हमें, तो डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन क्या होता है समझाई दी बेटा आपको कि लोअर लेवल से भी हायर लेवल में जा रहा है तो वो अपना खाली जगह है तो जा सकता है और एब्जॉर्ब करता है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी का लैम्डा आता है और उससे हमें दिखाई पड़ता है वेवलेंथ। क्या बात समझ में आई? जैसे बेटा देखो ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए इस टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का कलर है वायलेट, इसी तरह कॉपर का कॉम्प्लेक्स है जिसका ब्लू। आ रहा है दिमाग में? अरे समझ आ रहा है? कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कलर है? डिटरमाइन नहीं कर सकते, बस शो करते, ये बताया जा रहा है। वी कैन नॉट डिटरमाइन। बेटा अपनी बुक में एक टेबल बनी हुई है कलर्स को लेकर, शायद इस चैप्टर नहीं है तो डी ब्लॉक जो चैप्टर डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक उसमें है बेटा, या तो इसमें हो गया उस चैप्टर में है, वहां पे सबके कलर दिए हुए हैं। तो आप जेई के लिए पढ़ रहे होते तो मैं सजेस्ट करता है कि इनको रटना चाहिए, है ना। एक आध क्वेश्चन आ जाता है बेटा जेई में कि इसका कलर कौन सा होगा, बट बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगी कि इसका कलर कौन सा होगा। देखो मैं नहीं बोल रहा, कभी नहीं पूछेगी, है ना। आ तो सकता है क्योंकि बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको खूब सारे कॉम्प्लेक्स के कलर है, खूब 10-12 होंगे, बट वो टेबल बनी हुई है। तो क्या याद करना चाहिए? अगेन वेरी लेस प्रायोरिटी, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा टाइम होगा, फ्री टाइम जब सब कुछ हो चुका तब ऐसी चीजों पे गौर करना चाहिए बेटा जो थोड़ी टफ भी और प्रोबेबिलिटी कम है। जब मैं पढ़ता था तब मुझे याद थे, है ना, क्योंकि मैं जेई के लिए अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता था, मुझे सारे कलर याद थे उस टेबल में जो भी है। बाकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है,
इट इज अ सेकंड प्रायोरिटी। देयर इज अ टेबल इन द बुक जहाँ पे आपके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज के स्पेसिफिक कलर्स दिए हुए हैं। क्लियर है बात? तो कलर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेटा, बट कलर शो करते हैं, ये बता सकते हैं। गुड टू गो? अरे समझ तो आ रहा है? यस मिस्टर। हाँ, तो क्या याद रखोगे, आपसे पूछा जाए वाई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो द कलर, देन यू कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू CFT there is a difference in energy between T2G and EG level, and when electron is transferred from lower to higher level the n wavelength is absorbed and color is visible। और we can say in short one line answer लिखना है तो we can say DD transition of electron is responsible for the color of coordination compounds। बात समझ आ गई है? तो बेटा इसको फटाफट लिख ले और इसको समझना भी है हमें, और वो एक टेबल एक बार देख लेना अपनी बुक से बेटा, रटना नहीं है, कीप इट सेकेंडरी, कारण जानना है बस, दैट्स इंपॉर्टेंट। गुड, क्या इतनी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हाँ लिख लो बेटा एग्जाम्पल भी। अच्छा बेटा एक और बात, मैथ्स वाले बच्चे, बेटा एक्चुअल में एक थोड़ी सी सैड इंसिडेंट हुआ है, सर के घर पे बेटा चोरी हो गई है ना, जो अपने मैथ्स वाले सर उनके घर पे थोड़ा चोरी हुआ है, एंड द सैड पार्ट इज थोड़ा बहुत रुपए और चीज़ों के अलावा लैपटॉप भी ले गए चोर। सो टुडे वी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द क्लास, और आज तो बेटा वो इसी कार्यवाही वगैरह में लगे हुए हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आगे की क्लासेज कैंसिल नहीं होगी, मैंने उनको बोल दिया है कि अपने घर पे आके क्लास ले लेंगे। आई विल अरेंज फॉर द लैपटॉप, और या तो हो सकता है सर भी अरेंज कर ले, है ना? ओके सर। सो दैट्स वेरी बैड थिंग। ऐसा सुनने में अजीब लगता है, मतलब कि ऐसी चीज़ भी हो जाती है एकदम दिन दहाड़। व्हाट डू यू थिंक, कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोई क्या अपनों में से कोई मिला हुआ होता है? नहीं सर। सर को भी सोचे हैं सर इस बारे में। यस वही सर हो भी सकता है ना, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन देता हो। एक्चुअली दे वेंट आउट फॉर फ्यू आवर्स, तो कभी कभी बहुत अजीब लगता है। सर नजर रखी हुई होगी। हाँ कुछ भी कह सकते हैं ना, मतलब बहुत ऐसी चीजें होने लगी है ना कि पता ही नहीं चल रहा है। इसको काफी होता रहता है, बट अपने किसी नजदीक के साथ होती है तो थोड़ा ज्यादा दुख होता है, यू नो दीज थिंग्स। हाँ तो वो होता है, तो दुख वो है, पैसे भी गए चलो और चीजें भी गई, साथ में लैपटॉप भी उठा के ले गए। बताओ उनको लैपटॉप क्या काम आएगा? डॉक्यूमेंट्स कर लेना। सर सेकंड हैंड भेज देंगे उसको। कितना बेटा मिलता है? हालांकि वैसे मेरी भी स्टोरी है, मैं भी लैपटॉप खोया हुआ हूँ, और मेरा लैपटॉप तो उस समय बेटा बहुत महंगा था। इट इज ए टाइम ऑफ अराउंड 2014 के आसपास की बात है, जब मैं बॉम्बे रहता था बेटा उस समय। तो बॉम्बे में था मैं उस समय, इंटर्नशिप चल रही थी मेरी, मैं कॉलेज में ही था बट बॉम्बे में इंटर्नशिप थी मेरी। तो बॉम्बे की लोकल से मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था। तो लोकल ट्रेन में तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। मुझे किसी ने बताया नहीं था पीछे नहीं टाकते बैग को, तो मैं पीछे टाक के रखता था, बाकी लोग आगे टाक के रखते थे। मुझे लगता था ऐसे ही टाकते होंगे आगे। छोटा ही था, इतना बड़ा भी नहीं था। इट्स अराउंड 2013-14 की बात होगी बेटा। तो मेरा भी लैपटॉप चोरी हो गया था, और उस समय वो लैपटॉप अराउंड 57,000 का था। i7 था उस समय पे, i7 8 GB रैम, सब कुछ, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड, बिल्कुल IIT के पर्पज से लैपटॉप लिया हुआ था। तो सोचो कितना दुख हुआ होगा। यस सर। लिख लिया बेटा हमने? यस सर। यस सर। चलो, और मेरे साथ तो बेटा और भी बुरा था। लैपटॉप तो गया जो गया, उसी बैग में मेरा पावर बैंक था। मतलब बहुत सारे गए मेरे अंदर, पावर बैंक हो गया, मेरे पास एक्स्ट्रा काफी चीजें रखी हुई थी, लैपटॉप का एक छोटा कूलिंग फैन वगैरह आता है, पता नहीं क्या क्या चीजें थी मेरे पास, और पेन ड्राइव थी 2 तो
एक शायद 32 GB की थी, उस समय पे बहुत महंगी आती थी बेटा। आजकल तो ऐसे मतलब फिर भी बहुत कम रेट हो गई है पेन सर ड्राइव बैग ही की। लगा है क्या? क्या? हाँ, बैग का तो बैग पूरा ही, बैग कैसे लेके बैग गया? ही बैग ही चल। अरे बेटा हुआ क्या, बहुत भयंकर भीड़ थी उस दिन, बहुत ही भयंकर। तो साइड में वो खाली था जैसे ऊपर आपने वाला, ऊपर रख दिया तो है ना, मैंने बताया होगा। तो मैं रखता नहीं था कभी, बट उस दिन इतनी भीड़ थी, मुझे लगा इसमें धक्के मुक्की में गिर जाएगा या कोई पार कर लेगा, पता नहीं चलेगा। तो मैंने तो अच्छे उसके मौके से सामने रखा कि मैंने नजर रखूंगा, और पता नहीं कब नजर हटी और कब काम हुआ। मतलब जस्ट में थोड़ी देर बाद नजर जाती है, तब तक तो गायब। ऐसा कुछ हुआ था। तो गलती से उसी में लैपटॉप को साइड में जो होते हैं ना बेटा में, तो वो लगे रहती है जैसे, तो गलती से मैंने उस जगह रखा और बस वो नजर हटी और दुर्घटना घटी हो गई वहां पे। तो ऐसा ही काम होता है। खैर एनीवे, सच थिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता। बट हाँ, उसके बाद से ये है कि उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खोया, कहीं भी गया हूँ चाहे, तो वो एक लर्निंग इंसिडेंट हो जाता मेरा है भी एक लाइफ सर में। फोन गिर गया था। तो बेटा सच थिंग्स बिकम लर्निंग इंसिडेंट्स। एनीवे बेटू, ये याद रखें हम। और एक टेबल है बेटा, शायद आपकी बुक में भी हो गया ICSE में, बट चेक कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है उसे, डू नॉट मगर इट। क्या हुआ बेटा? सर कोई टेबल नहीं है। नहीं है तो फिर डी ब्लॉक में आएगी, चिंता ना करें, डी ब्लॉक में आएगी आगे। ठीक है, चलिए। सर हमारे कोर्स से रिड्यूस ही नहीं करते हैं लोग। बेटा किसी का नहीं हो रहा अभी इस साल, मुझे लगता भी नहीं होगा। सर हमें तो बोल रहे हैं कि पिछली बार जो रिड्यूस हुआ तो वही होगा, तो पढ़ा भी नहीं रहे जो यस टॉपिक हम साल करते थे। नहीं देखो, होगा तो वही होगा, होगा तो सर वही दो होगा। बातें सर वो होगा पढ़ा नहीं ही नहीं होता। देना वो सर टॉपिक अभी तक तो फुल आ रहा है। हाँ बिल्कुल फुल ही आएगा, बट होगा तो वही होगा, है ना। तो अभी चिंता ना करें, यदि सिलेबस रिड्यूस होगा तो वही होगा जो पिछले साल हुआ था। तो वो सबको पता है, डोंट वरी। बट और इसलिए वो चैप्टर मैंने भी नहीं लिया, जैसे मैंने मेटलर्जी बीच में स्किप करवा दिया है। तो वो चैप्टर अपन भी पहले नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे, टाइम बचेगा अपने पास, और तब तक शायद कुछ कंक्लूजन भी है। बेटा एक्चुअल बात ये है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट द हायर क्लासेज लाइक 10th-12th सून, है ना। वैक्सीनेशन काफी रफ्तार पकड़ चुका है, अराउंड पर 35। सर 18+ तो होंगे ही नहीं ना। नहीं 18+ बेटा देखो, वैसी बात नहीं है एक्चुअल में। थोड़ा जैसे पहले भी तो 3 महीने क्लास चली थी, थोड़ा स्प्रेड कम हो जाता है यदि, और 18+ का भी वैक्सीनेशन का आ ही रहा है, सर आपने तो डेल्टा सुना प्लस होगा। वेरिएंट। अरे तुम तो ये सब बातें नहीं बेटा, इसके साथ जीना सर सीखना पड़ेगा। केसेस भी आ गए अब तो जयपुर में। नहीं वो तो थोड़े बहुत तो आ रहे हैं, वो तो सब जगह आएंगे। बट द पॉइंट इज कि मान के चलो कि एटलीस्ट हायर सर क्लासेज ज्यादा टाइम नहीं। सर जल्दी क्योर हो रहे हैं आपको सर? हाँ थोड़ा टाइम लगते शुरू होने वाला है, मतलब वीक के नेक्स्ट पे। बाकी देखो कोई अनहोन नहीं है, बहुत अजीब घटना हो तो बात अलग है। बाकी इन मंथ आपकी वैक्सीनेशन भी आ जाएगी 12 से 18 ईयर्स की, तो आपको वो भी लग जाएगी। मान लो 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ शायद वैक्सीनेशन भी हो जाएगा 12 से 18 का, क्योंकि लास्ट ट्रायल फेज में है बेटा जो वैक्सीनेशन है। और इवन फॉरेन की जो वैक्सीन है वो तो अप्रूव भी हो गई है 12 से 18, तो हो सकता है उसको भी प्रोक्यूर करे। तो बाय द एंड ऑफ जुलाई मुझे लगता है वैक्सीन इजीली अवेलेबल होगी 12 to 18। और बिलीव मी बेटा, पेरेंट्स खुद के वैक्सीन लगाने में तो लापरवाही कर गए होंगे, बट जैसे ही बच्चों की आएगी सब लगवा लेंगे तुरंत। इट विल हैपन, डोंट वरी। इन एनी वे, तो हर बार हम ही फंस जाते हैं। सर घर में सर सबको लगे, मैं ही बच गया। हाँ कोई ना बेटा, थोड़े टाइम में वैक्सीन आ जाएगी, लग जाएगी। चलिए देखिए बेटा, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लास्ट टॉपिक है, फिर बंद करेंगे क्लास बेटा। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द पार्टली कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। बेटा क्या बोलना चाह रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को अकाउंट नहीं करती। कैसे? याद करो, इसने क्या माना था कि लिगेंड को इसने पॉइंट चार्ज और डाइपोल की तरह माना था। याद आ रहा है क्या? पहला पॉइंट जो हमने लिखा था, तो पॉइंट चार्ज या डाइपोल माना था, तो ये मानता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बेटा। द क्रिस्टल फील्ड सेज दैट द अट्रैक्शन बिटवीन इनडायरेक्ट, ये कहना चाहती है कि और लिगेंड के बीच जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का है, कोवेलेंट टाइप का नहीं है। तो ये एक तो इसकी प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में हमें पता है, नाम ही बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक चर्चा में नहीं मानती है। दूसरी, इट इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई H2O इज स्ट्रॉन्गर देन। बेटा देखो H2O में भी ऑक्सीजन ही डोनर है,
और OH भी ऑक्सीजन डोनर है, तो H2O ऑक्सीजन से इस हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग है, बट क्यों? ये थ्योरी नहीं बता दी। बात समझ में आ रही है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर। बेटा वापस बताते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताती। ऐसा कैसे? तो बेटा इसका पहला ही एस्पेक्ट क्या था कि मानो लिगेंड जैसे पॉइंट चार्ज है और डाइपोल है न्यूट्रल वाले जो होंगे, याद आ रहा है हमें? तो बेटा चार्जेस की तरह ट्रीट करती है, तो चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है ना, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या फिर आयनिक अट्रैक्शन, आ रही है बात समझ में? तो ये एक तो कोवेलेंट नहीं मानती। दूसरी बात बेटा ध्यान से देखो, हमें स्ट्रेन तो पता चल गई प्रैक्टिकल से, देखो ये टेबल तो बन गई, बट इस टेबल में भी तुम देखोगे, ध्यान से समझना, कहाँ गई वो टेबल? हाँ ये रही, ध्यान से देखे बेटा, तो H2O देखो यहाँ पे है और OH माइनस यहाँ, तो क्या H2O स्ट्रॉन्ग है OH माइनस के मुकाबले? यस सर। तो ये थ्योरी ये नहीं बताती H2O क्यों स्ट्रॉन्ग है, जबकि दोनों में डोनर O ही है। भाई यहाँ पे भी देने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ऑक्सीजन। तो ये थ्योरी ये नहीं बताती कि दोनों में ऑक्सीजन होने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है। अब समझ आ रहा है? यस। Why this is strong and why this is weak? This theory do not explain. बताओ वीवीटी की कमी थी कलर वगैरह की, तो क्या ये थ्योरी कलर वगैरह बता देती है? यस सर। वीवीटी की कमी थी, स्ट्रेंथ नहीं बता पाती, ये स्ट्रेंथ भी बता देती है। बट इसका दूसरा प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ तो ये प्रैक्टिकली वगैरह से पता चल जाता है, बट इससे सेम वालों में क्या डिफरेंस है ये पता नहीं चलता। तो ये हमें बता दिया। बाकी देखो वीवीटी की समस्या कलर और स्ट्रेंथ वगैरह की, वो ये थ्योरी दूर कर देती है, इससे हमें एटलीस्ट कलर और स्ट्रेंथ वगैरह का पता चलता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाकी देखो बेटा ड्रॉबैक और कमियां तो सबकी होती है। गुड, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास में। अब बेटा हमें डिपेंड करता है, हो सकता है पूरा लेक्चर भी लगे, वैसे लगेगा नहीं, और हो सकता है थोड़ा जल्दी भी फिनिश कर दें हम। तो थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है हमारा, जो हम अगली लेक्चर में फिनिश करेंगे इसको फिर। ओके, बाकी बेटा क्वेश्चन आंसर्स करो, पढ़ो, काफी अच्छा चैप्टर है। अच्छा, उसके बाद हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तो एक बहुत बड़ा पड़ाव शुरू होने वाला है बेटा। टेस्ट की कॉपीज बेटा चेक होगी, मैं 2-3 दिन से बिल्कुल चेक नहीं कर पाया, 3-4 दिन से, क्योंकि थोड़ा सा मतलब तबीयत उतना ठीक नहीं रहा मेरा, किसी तरह बस क्लास ही ले पाया हूँ मैं ना। तो मैं कर दूंगा चेक, आपकी इस वीकेंड तक चेक करके मिल जाएगी, है ना? यस सर। राइट, चलो तो कंप्लीट कर लो बेटा इसको। थैंक यू। थैंक यू सर।